Assalamualaikum dear students, hope you all are good. I'm your EKIT instructor Muzammil Aslam. इंट्री टेस्ट राउंड वन डे वन और डे टू के अंदर जो आपके पास केमिस्ट्री के एमसीक्यूज आए हैं उनको मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ। बेसिकली डे वन की जो वीडियो थी वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी और आज क्योंकि डे टू है तो जितने डे टू के अभी तक के जितने भी एमसीक्यूज हैं और डे वन के वो तमाम आपके सामने डिस्प्ले करूँगा और एक्सप्लेन करूँगा। साथ में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँगा, तो काइंडली मैं आपसे कुछ सजेस्ट करूँगा कि आप नोट्स प्रिपेयर करते जाएँ ताकि आपके साथ आने वाले डिफरेंट उस टाइप के या उससे रिलेटेड एमसीक्यूज हैं तो आप सॉल्व आउट कर सकें। बेटा पहला एमसीक्यू जो कि डे वन के अंदर पूछा गया था और डे टू के भी नेक्स्ट इसी पार्ट के अंदर आगे एमसीक्यूज उसको सॉल्व आउट करेंगे। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज, अब देखें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता क्या चीज़ है। कोई आप लोगों को पता होगा कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है क्या। ऐसा ऐसा एलिमेंट जिसकी बहुत ज़्यादा सलाहियत हो अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। अगर इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की सलाहियत उस वक्त ज़्यादा होगी जब उसका जो ओवरऑल एटम का स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा या उसके पास नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होंगे। तो आप सीजियम जो है इसके पास अराउंड 50 अबव इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका कितने नंबर ऑफ शेल्स बनेंगे, बहुत सारे शेल्स बनेंगे ना। तो प्रोटॉन की अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, इसके नंबर ऑफ आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स पे कम हो जाएगी, जिसकी वजह से सीजियम जो है वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन इमिट कर सकता है या निकाल सकता है, जिसकी वजह से इसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहा जा सकता है। यानी एक ऐसा एलिमेंट जो इजीली अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने एटम से निकाल दे। सही है, जिसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर प्रोटॉन की अट्रैक्शन कम हो। ये उसी वक्त होगी जब आपके नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होते हैं या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो पहला ऑप्शन तो सीजियम है। सीजियम के बाद और कौन कौन से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो भी समझ लें। फ्रेंचियम, लिथियम, सही है। अब अगर आपके पास ऑप्शन आता है ये चार ऑप्शन, ये वाला टेबल गिवन होता है, ये वाला टेबल ना, ये वाला टेबल अगर आपके पास गिवन होता है और पहला ऑप्शन है पोटेशियम, कार्बन, क्लोरीन, सीजियम, तो ऑब्वियसली आप आंखें बंद करके सीजियम के ऊपर लगाएंगे क्योंकि मैंने आपको बताया सीजियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। टेबल ये वाला अगर चार ऑप्शन आते हैं बोरॉन, कार्बन, फ्रेंचियम, फ्रेंचियम पे लगा देंगे आप। लेकिन अगर ये आ गया ब्रोन, कार्बन, फ्रेंचियम, नाइट्रोजन, सही है, सॉरी यहाँ फ्रेंचियम ना हो, अगर यहाँ लिथियम हो तो यहाँ लिथियम पे लगा देंगे। लेकिन अगर ये तीनों एक साथ आ जाएं एक ही टेबल के अंदर, लिथियम, फ्रेंचियम, क्लोरीन, सीजियम, तो किस में लगाएंगे, तो आप सीजियम के ऊपर लगाएंगे। समझे आप, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है, सीजियम। सीजियम के बाद फ्रेंचियम, फ्रेंचियम के बाद लिथियम। अगर लेट से सिर्फ एक ऑप्शन होते, चार ऑप्शन जिसमें फ्रेंचियम होता, लिथियम होता, कार्बन, बोरोन होता, तो अब आप फ्रेंचियम पे लगाएंगे। लेकिन अगर ये तीनों ऑप्शन गिवन है तो आप सबसे पहले सीजियम पे लगाएंगे। सीजियम अगर गिवन नहीं होगा तो फ्रेंचियम, फ्रेंचियम गिवन नहीं होगा तो लिथियम। समझे, नहीं अगर ये तीनों साथ में आ जाए तो सबसे पहले सीजियम को ही सिलेक्ट करना है। अगर सीजियम नहीं आता, फ्रेंचियम और लिथियम आ जाता है, तो आप फ्रेंचियम को सिलेक्ट करेंगे ऑब्वियसली। तो लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी, अच्छा ये था मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, समझ रहे हैं, ये है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी वो एलिमेंट्स जो इजीली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को खारिज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब है कि ऐसा एटम जो इजीली यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इतनी आसानी से नहीं देगा किसी दूसरे को भी। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो ब्लू बॉक्स के अंदर जो लिखी हुई है ना, वो जो जिसकी बाउंड्री रेड कलर की आपको शो हुई होगी, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आया हुआ नहीं है एमसीक्यूज, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब है कि ऐसे एलिमेंट्स जो इजीली इमिट नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन्स। तो ये फ्लोरीन है, बेसिकली ये फ्लोरीन लिख दिया मैंने, फ्लोरीन है, फ्लोरीन, FLOURINE। अच्छा कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी सुन लें। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालने का मकसद सिर्फ ये है कि देखें इससे रेलिवेंट अगर कोई एमसीक्यूज आ जाता है तो आप कर सकें। पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, तो वो ये भी कह सकता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मेटल्स कौन से हैं, और ये वाले ऑप्शन ना दे आपको। ये हो सकता है ये एलिमेंट के नाम है ना, ये ना दे, आपसे पूछ ले कौन से मेटल्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, तो अल्कली मेटल्स होंगे वो। समझ रहे हैं। इसी तरह सीजियम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और एक स्टेबल एलिमेंट भी है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जो होती है ना, या ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ये याद रखिएगा। अब आ जाए दूसरा एमसीक्यूज, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वो एटम जो इजीली अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने एटम से नहीं निकालेगा। सही है, कोई दूसरा एटम उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता इतनी आसानी से। तो फ्लोरीन एक ऐसा एटम है, एलिमेंट है, जो अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्ग होल्ड करके रखता है, जिसके प्रोटॉन्स
की जो एक अट्रैक्शन है उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो फ्लोरीन कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इमिट नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से, प्रोटॉन की स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से, प्रोटॉन की स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन ऑन दी इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्लोरीन की जो वैल्यू भी पूछता है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की वैल्यू बताओ, तो फ्लोरीन की वैल्यू याद होनी चाहिए 4.0। अच्छा, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अच्छा याद रखिएगा, जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है ना, ये तीनों कहलाते हैं लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, समझ रहे हैं? यानी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी ये लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, समझ रहे हैं? आपको याद होगा मैंने वहां अभी लिखवाया है लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, समझ रहे हैं? तो लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में आपके पास, सॉरी, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में आपके पास सीजियम है जिसकी वैल्यू 0.7 है, और फ्रेंचियम है जिसकी वैल्यू 0.7 है। ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल रहा हूँ बेटा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं, दोनों की वैल्यूज याद होनी चाहिए। अच्छा, ये भी पूछता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स या पीरियड कौन सा है, पीरियोडिक टेबल में कौन सा ऐसा पीरियड है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव पीरियड है, तो वो पीरियड नंबर 2 है, जिसमें फ्लोरीन आता है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है। अगर ये तीनों ऑप्शन एक साथ हों तो फ्लोरीन को क्लिक करेंगे, अगर फ्लोरीन नहीं होता ऑप्शन में, ऑक्सीजन नाइट्रोजन होता है तो ऑक्सीजन को क्लिक करेंगे, ऑक्सीजन नहीं होता तो नाइट्रोजन को क्लिक करेंगे, समझ रहे हैं आप? तो दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर फाउंड ऑन दी टॉप राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये एमसीक्यूज आया हुआ है, ये 3 वाला पॉइंट जो है ना, ये एमसीक्यूज आया हुआ है, ये मैंने आगे आगे की स्लाइड्स में डाला हुआ है, लेकिन यहाँ अच्छा हुआ कि यहाँ पे भी आपको पॉइंट की फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया। द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, जैसी बात है, तो वो बॉटम लेफ्ट के ऊपर होते हैं बेटा। अगर वो बोल दे ना मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर फाउंड ऑन दी, तो वो बॉटम लेफ्ट होंगे, या फिर वो बोल दे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर फाउंड ऑन दी, तो बॉटम लेफ्ट। तो ये लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो बॉटम लेफ्ट। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो टॉप राइट। EDTA इजा हेक्साडेंटेट लीजेंड बोलते हैं इसको बेटा, और मैं देख रहा था जो मुझे बच्चों ने ऑप्शंस बताए थे उसमें हेक्साडेंटेट नहीं था, मल्टी डेंटेट था, पॉलीडेंटेट था, और 2-3 ऑप्शन थे जो बच्चों को याद नहीं थे, लेकिन जो थे। लेकिन अगर हेक्साडेंटेट लीजेंड ना हो तो पॉलीडेंटेट लीजेंड आप लगाएंगे, सही है, दोनों ऑप्शंस राइट हैं। हेक्साडेंटेट मींस हैविंग, यानी इसका मतलब है 6 डोनर साइट्स होती हैं उसकी, और इसका अगर कॉन्जुगेट पूछ ले तो इट्स कॉन्जुगेट बेस इज इथाइलिन डाई एमाइन टेट्राएसीटेट, अगर वो कॉन्जुगेट पूछता है। ये पॉइंट नंबर 2 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉइंट नंबर 1 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले जो बॉक्सेस में मैंने बताया सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट नंबर 2 इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर ना भी याद रखें तो चल जाएगा, पॉइंट 1 को याद रखिएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्यूबल इन, वो कंपाउंड जो कि पानी में डिजॉल्व नहीं हो सकते, हल नहीं हो सकते, यानी डिजॉल्व तो हो जाएंगे, हल नहीं हो पाएंगे, यानी तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना वो आर नॉट सॉल्यूबल इन, यानी पानी में हल नहीं हो सकते, डिजॉल्व नहीं हो सकते वाटर, सही, हल नहीं हो सकते बेसिकली। जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, ये आप पता होनी चाहिए, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एमाइंस, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल्स, ये तमाम वो कंपाउंड्स हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं और ये कभी भी पानी में डिजॉल्व नहीं हो सकते, हल नहीं हो सकते, जिसे, यानी सही है, समझ रहे हैं? तो विटामिन B1 पूछा हुआ है कि विटामिन B1 का बताओ, तो विटामिन B1 जो होता है थाइयामाइन होता है। अच्छा, अब आपकी आसानी के लिए मैंने एक साथ ही लिख दिया, विटामिन B2 का भी लिख दिया है, 3, B5, B6, B12, तो ये याद कर लीजिएगा, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो अब आपके ऊपर है। अच्छा, अब याद रखिएगा विटामिन B1 ना हैव्स द सेल इन द बॉडी दैट कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी, इसका ये भी याद होना चाहिए, ये जो है ना वो एनईडी के पास पेपर्स में आया हुआ, तो मैंने यहाँ पे भी एमसीक्यूज ये ऐड कर दिया पॉइंट की फॉर्म में, लेकिन ये आज डे 1 डे 2 में ये जो पॉइंट है ना, ये जो बॉक्स के अंदर लिखा है ये आया नहीं है, ये वाला एमसीक्यूज है। जो काउंटिंग लिखी हुई है ना, जैसे 5, 6, ये डे 1 डे 2 में आए हुए होंगे, सही है। हेजिस लॉ इज अबाउट, हेजिस लॉ तो बेटा ये कहता है कि आप लेट से अगर ए से बी की तरफ मूव कर रहे हो, और बी से सी की तरफ, और सी से डी की तरफ, यानी आपने पहले ए से बी बनाया, जो एनर्जी आपको लगी, फिर बी से सी बनाया, सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी आपकी यूज हुई होगी, फिर सी से डी और डी से ए, तो जो ओवरऑल एक एनर्जी आपकी लगी होगी, अगर आप डायरेक्टली ए से डी बनाते हो तो सेम एनर्जी लगेगी आपकी, चाहे आप एक लंबे प्रोसीजर के थ्रू बनाओ या एक डायरेक्टली प्रोसीजर के थ्रू बनाओ। So regardless of the multiple stages or steps of reaction, the total enthalpy for the reaction is the sum of all changes. ये स्टेटमेंट है बेसिकली, अगर ना समझ आए तो याद कर लें, स्टेटमेंट लिखी भी होगी ऑप्शन को, आपको आइडेंटिफाई करनी होगी सही स्टेटमेंट। इफ कैटलिस्ट एडेड इन रिवर्सिबल रिएक्शन देन, अच्छा एक ऐसा रिएक्शन है जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, सही है, और उसमें आपके पास इक्विलिब्रियम रिमेन्स, अच्छा रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें कैटलिस्ट आप डाल देते हो,
तो क्या होगा। और रिएक्शन जो है ना वो इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे मैंने कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं लिखी, यहाँ पर आएगा इन रिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम, यहाँ पर ये आएगा। सही है, समझ रहे हैं, यानी रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम के अंदर है और उसके अंदर आपने कैटलिस्ट ऐड कर दिया, तो अब क्या होगा। ये कंप्लीट एमसीक्यू है, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक कर दी है। तो आंसर आएगा रिमेन इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनइफेक्टिव। कैटलिस्ट के डालने से इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ हुआ है, कैटलिस्ट आप डाल दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैटलिस्ट का काम होता है स्पीड बढ़ाना, तो वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों स्पीड बढ़ा देगा। जो बच्चों ने मुझे ऑप्शंस बताए वो मैंने यहाँ डाल दिए हैं। डायरेक्शन मूव इन फॉर रैंडम डायरेक्शन, यानी किसी भी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, किसी भी अगर रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा है इक्विलिब्रियम खत्म हो गया। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। मूव इक्वली इन बोथ साइड्स, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात कर रहा है। सी रिमेन्स कांस्टेंट, तो मेरे ख्याल से सी होना चाहिए, जो ज्यादा बेहतर है कि कांस्टेंट रहेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा, इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड स्पीड ऑफ विल इंक्रीज, बट ओवरऑल देयर इज नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम चेंजेस। समझ रहे हैं, यानी कैटलिस्ट के डालने से रेट ऑफ फॉरवर्ड यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने की और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। इक्विलिब्रियम जो है वो आपका चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर वो ये कहता है कि अगर हम कैटलिस्ट डाल लें तो बताओ इक्विलिब्रियम जल्दी मिलेगा, देर से मिलेगा, क्या होगा। तो इक्विलिब्रियम जब हम कैटलिस्ट डाल देंगे ना तो इक्विलिब्रियम हमें बहुत ज्यादा जल्दी मिल जाएगा, याद रखिएगा। ये एक रिएक्शन दिया हुआ था तो केसी की वैल्यू पूछिए। अब सिंपल सा केसी का फॉर्मूला प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट क्या है सी और अपॉन ए बी। ये जो इनके नंबर ऑफ मोल्स लिखे हुए होते हैं ना, ये जो 2 लिखा हुआ है, ये 3, ये इनकी पावर बन जाते हैं, बस ये काम है। अगर वो ये पूछ देता है इसमें केसी और केपी का रिलेशन बताओ, तो केपी का मतलब है प्रोडक्ट के मोल्स। प्रोडक्ट का मोल्स कितने हैं, एक ना, और रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं, 3 और 2 5। तो ये केसी बड़ा होगा इस केस में। समझ रहे हैं, अगर प्रोडक्ट के मोल्स ज़्यादा होते हैं तो केपी की तरफ मैं साइन कर देता। तो एक एमसीक्यूज ये भी आ सकता है जो कि आया हुआ नहीं है, लेकिन पॉसिबल चांसेस हैं। N2 इज अनरिएक्टिव, नाइट्रोजन गैस रिएक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती भाई, क्योंकि उसके ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, वो स्टेबल है इस वक्त ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। ये N है ना, ये स्टेबल है अपने ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। तो जाहिर सी बात है किसी से पंगा लेने की जरूरत ही नहीं। जब एक एटम एक एलिमेंट स्टेबल है तो वो क्यों दूसरे से फाइट करेगा, या क्यों किसी के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन की फाइटिंग वाइटिंग करेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप, क्योंकि ये स्टेबल है। तो अगर वो उस वक्त तक नहीं करेगा जब तक उसका ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है। ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा तो वो रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दी एन इक्वल्स टू 3 शेल, यानी कौन से, ये 4 ऑप्शन है, इनमें कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसके थर्ड शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यानी एन इक्वल्स टू 3 शेल, यानी थर्ड शेल के एल एम, यानी थर्ड शेल होता है एम, एम के अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने पहला ऑप्शन लिखा सिलिकॉन, सिलिकॉन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, के में 2 आ गया, एल में 8, एम में 4। इसका तो थर्ड शेल आ रहा है बिल्कुल, तो यही ऑप्शन होगा दादा। तो ये मैंने डायरेक्टली लगा दिया, लेकिन मैं आगे करके भी दिखाता हूँ। ब्रिलियम के देखें आप, ब्रिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, के में 2, एल में 2, तो तीसरा शेल बना ही नहीं। सही है। ऑक्सीजन में 8 आते हैं, के में 2, एल में 6, तीसरा शेल बना ही नहीं। और इसी तरह नियोन में 10 होते हैं, के में 2, एल में 8, तो तीसरा शेल बनना ही नहीं। इन तीनों में तीसरा शेल आया ही नहीं। तीसरा शेल किसमें आया, सिलिकॉन में। और उसने बोला हुआ है कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें 3 शेल हैं, यानी कि 3 शेल, और 3 शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसके। तो सिलिकॉन इज द राइट आंसर। हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट बेटा। कॉमन सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सी वाटर बाय एवापोरेशन या फिर डिस्टिलेशन। अच्छा, अगर एवापोरेशन का ऑप्शन गिवन ना हो तो डिस्टिलेशन यूज करते हैं, और अगर डिस्टिलेशन का गिवन ना हो तो एवापोरेशन का ऑप्शन लगाएंगे। अब क्योंकि मुझे ऑप्शंस नहीं पता और नॉर्मली बच्चों को भी याद नहीं होते, तो मैंने दोनों में लिख लिए हैं। लेकिन अगर दोनों एक साथ आ जाते हैं तो आप एवापोरेशन पे क्लिक करेंगे। द अदर नेम ऑफ यूरिया इज कार्बामाइड, कार्बामाइड। ईस्टर आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है। अच्छा, अब ये एक ऑप्शन हो सकता है, एक ऑप्शन फेवरेबल ये भी हो सकता है, अल्कोहल एंड एसिड, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसका नाम ना दे वो, इसकी जगह ये लिख सकता है एसिड। समझ रहे हैं, तो ये भी लिखना है अल्कोहल एंड एसिड या फिर अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पूरा ऑप्शन आपके पास इस तरह का कोई आएगा। हेमोग्लोबिन इज अ रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है बेटा। इसका यूज ये होता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज। टिश्यूज होते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ये, इसीलिए इसको रिस्पिरेटरी पिगमेंट के नाम से जो है वो इसका जो मेन फंक्शन है। द अदर नेम ऑफ यूरिया इज कार्बामाइड। आई थिंक मैंने सेम रिपीट हो गया। अच्छा जी।
होमोग्लोबस सीरीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज सेपरेटेड बाय। अच्छा, ये इनको सेपरेट करना है एल्डिहाइड और कीटोन को, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को विद सैचुरेटेड सोडियम बाइसल्फाइड और एल्डिहाइड्स ये ऐड कर देंगे इनके साथ। यानी अगर आपके पास एक ऑप्शन गिवन होगा ना, जो मुझे लगता है वो ऑप्शन इतना गिवन होगा, बस मैंने पूरी तरतीब डाल दी है ताकि अगर आप कंफ्यूज ना हो। यानी आप एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेंगे और उसको सैचुरेटेड सोडियम के अंदर ऐड कर देंगे तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। याद रखिएगा, एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना वो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है, C3H6O। बट क्या चेंज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी चेंज होती हैं, और केमिकल स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर है ना इनका वो भी चेंज है। केमिकल फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चर चेंज है और फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, किसकी, एल्डिहाइड की और कीटोन्स की। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना है, C3H6O। अल्काइल मैग्नीशियम इज नॉन एज, अल्काइल मैग्नीशियम को एक तो हम इससे रिप्रेजेंट भी करते हैं R-MgX, सही है, ये बॉन्ड बना हुआ डैश नहीं है। और इसको हम अल्काइल मैग्नीशियम को, इसको हम एक नया नाम भी देते हैं जिसे बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिजेंट, जो कि आपका राइट आंसर ये वाला होगा, ग्रिग्नार्ड रिजेंट। अल्काइल मैग्नीशियम इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिजेंट, सही है। ग्रिग्नार्ड रिजेंट का फंक्शन बता रहा हूँ, ये बहुत हाईली रिएक्टिव होता है और प्रिपेयर करता है, फंक्शनल ग्रुप्स को बनाने के लिए काम आता है, समझे ना। ये जो मैंने ऑप्शंस लिखे हुए ना ये ब्लैक कलर में बॉक्स के अंदर जो है ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सही है। ये जो मैंने ऑप्शन लिखे हुए हैं क्वेश्चन के बाद, ये जो आंसर लिखा हुआ है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये आंसर है बेटा। फॉर एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जो ए से बी बना रहा है, बी से ए नहीं बना सकता, याद रखिएगा। इरिवर्सिबल है ना, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बना सके और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। इरिवर्सिबल में सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है। उसमें गिब्स एनर्जी क्या होगी, गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो क्या होगी, उसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, याद रखिएगा, समझ रहे हैं। अच्छा, इरिवर्सिबल के लिए पूछा है ना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर रिवर्सिबल के लिए पूछ लेता फिर, तो उसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी ना वो जीरो हो जाएगी, समझ रहे हैं। अच्छा, ये देखें, ये मैंने यहाँ एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज डालने का मकसद क्या है, ये मेरे रिपीट हुए हैं, जो मैंने वीडियो बनाई थी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज 2022 के नाम से, उनमें से 2 से 3 एमसीक्यूज मेरे रिपीट हुए हैं डे 1 और डे 2 में। तो वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बड़ी डिटेल में बात की थी कि एक जो है ना वो जीरो नहीं हो सकती कभी, और डिटेल जो है वो उसमें मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मजीद शेयर की थी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में। तो आप फिर वहाँ देखिएगा उस वीडियो के अंदर, यहाँ ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए जस्ट इसका आंसर जीरो होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं वो इसकी मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन है, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जैसे A+B+C, ये 3 एलिमेंट्स हैं जो कि रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूलरिटी है बेसिकली। मॉलिक्यूलरिटी की वैसे ज़्यादातर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 3 होती है, और मिनिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, और जीरो कभी भी नहीं हो सकती। ये बेटा तो डे 1 और डे 2 में आया हुआ है। इसी तरह ये वाला मेरा एमसीक्यूज भी आया हुआ है, ए से बी और बी से सी बन रहा है। तो आप ये बताएं कि आप इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। अच्छा, यहाँ C+T है, समझ रहे हैं। ये नहीं, सेम एमसीक्यूज इस तरह पूछा हुआ था कि इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, बस ये पूछा हुआ था। तो मैंने आपको, मेरा एक तरह से यही एमसीक्यूज आ गया। तो डे 1 डे 2 में ये पूछा हुआ था कि इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम, आगे बस आगे यानी आपको बताना है। अब आगे देखें, मैं बता देता हूँ आंसर कि इक्विलिब्रियम के ऊपर ना रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड स्पीड, सही है, ये एक ऑप्शन होगा। यहाँ पर अब जैसे कि यहाँ पे वो दिया हुआ नहीं है, रेट ऑफ फॉरवर्ड स्पीड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड स्पीड नहीं दिया हुआ ना, तो फिर हम यहाँ से ढूंढते हैं क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू, नहीं ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि कंसंट्रेशन तो कभी भी इक्वल नहीं होती। फॉरवर्ड स्टॉप हो जाएगा गलत गलत, बैकवर्ड स्टॉप हो जाएगा नहीं, नाइदर द फॉरवर्ड नॉर द रिएक्शन, कोई भी स्टॉप नहीं होगा। और अगर लेट से ये वाला ऑप्शन ना गिवन होता डी वाला, तो यहाँ ऑप्शन गिवन होता रेट ऑफ फॉरवर्ड स्पीड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड स्पीड, वो लास्ट में होता है, और वो ज़्यादातर वही ऑप्शन आता है। ये भी ऑप्शन आता है लेकिन बहुत कम ये ऑप्शन होता है, वो वाला जो ऑप्शन बता रहा हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड, वो ज़्यादा होता है। तो ये एमसीक्यूज बेटा डे 1 और डे 2 में आया है। अब आ जाए वापसी, डे 1 और डे 2 के जो एमसीक्यूज आ रहे हैं। NaCO3 को हम बेकिंग सोडा के नाम से बोलते हैं, और बेकिंग सोडा का एक यूज ये होता है कि फायर एक्सटिंग्विशर में काम आता है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो बॉक्स के अंदर लिखी हुई है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ O2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का या नंबर ऑफ एटम्स निकालने का सेम फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 एक्सपोनेंट 23। मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ना बेटा, तो मास अपॉन मोलर मास, तो मास लिखा, मोलर मास क्या है O2 का, 16 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा ना 32, तो ये वैल्यू आएगी 3.01 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। यही आपके नंबर ऑफ एटम्स में है, अगर वो बोलता है ना नंबर ऑफ एटम्स बताओ, तो यही आपका आंसर होगा और फॉर्मूला भी यही लगेगा।
Interstitial hydride is also known as formula of heavy water. Is I is metallic. अच्छा ये जो है ना वो इज हैवी वाटर इज मेटेलिक हाइड्राइड। ये राइट आंसर होगा आपका। इस तरह का कोई ऑप्शन होगा, जाहिर सी बात है मुझे ऑप्शन गिवन नहीं है तो मैंने एक प्रॉपर फॉर्म जो भी मुझे बेस्ट लग रही है वो मैंने यहाँ लिख दी प्रॉपर आंसर। तो अच्छा, इन इंडस्ट्रियल हाइड्राइड की कोई एग्जांपल्स भी देख लें, याद कर लें, ये पूछ सकता है। CuH FeH आर एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल हाइड्राइड, ट्रांजिशन कंपाउंड्स भी कहलाते हैं इनको, सही है। ये इंडस्ट्रियल हाइड्राइड जो है ना वो ट्रांजिशन कंपाउंड्स भी कहलाते हैं। फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर इज D2O। वैलेंसी ऑफ K2CrO4, के की जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है, तो 2+1 मल्टीप्लाई प्लस Cr+4 मल्टीप्लाई बाय -2। -2 क्यों लिखा? क्योंकि ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है, तो Cr की वैल्यू हो जाएगी +6। अगर Kc की वैल्यू एक्सपोनेंट -4 है, इसका मतलब एक्सपोनेंट -4 का मतलब है बहुत छोटी वैल्यू, जाहिर सी बात है 0 पॉइंट समथिंग में। तो आप फॉर्मूला आप अपने जहन में लेकर आए, ये वाला फॉर्मूला जहन में लेकर आए। Kc की वैल्यू बहुत छोटी है तो एरो क्या होगा? डाउनवर्ड है। Kc बहुत छोटा है तो रिएक्टेंट क्या होगा? ज़्यादा होगा ना। इसका मतलब है रिएक्टेंट अगर ज़्यादा है तो कोई इस तरह का ऑप्शन होगा, रिएक्टेंट इज मच ग्रेटर देन प्रोडक्ट। सही है, एक ऑप्शन तो ये हो सकता है जो मुझे बच्चों ने बताया कि सर इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान ग्रेटर देन लेसर देन का साइन था। सही है, तो मैंने ये बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले कर दिया। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। तो रिएक्शन बैकवर्ड है बेटा, क्यों? इसमें रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता जा रहा है। अगर केसी की वैल्यू बहुत बड़ी होती ना तो हम ये लिखते हैं प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट और रिएक्शन विल बी फॉरवर्ड। देखिए दो ऑप्शन ये होते हैं, यानी दो बेस्ट जो बिल्कुल सही ऑप्शन है वो। और अगर केसी की वैल्यू जो कि अभी हमारे पास एमसीक्यूज आया हुआ भी है डे 1 डे 2 में, के की वैल्यू बहुत छोटी है तो इसका मतलब है रिएक्टेंट बहुत बड़ा है, रिएक्टेंट इज मच ग्रेटर देन प्रोडक्ट, और रिएक्शन की जो बिहेवियर है वो कौन सा है? बैकवर्ड बिहेवियर है। मिल्क शुगर को जो है वो लैक्टोज भी कहते हैं, यानी मिल्क शुगर इज कॉल्ड एज लैक्टोज। गोल्ड रिएक्ट अगर करता है एक्वा रिजिया से तो बनाएगा क्लोरोरिक एसिड। इसका जो फॉर्मूला है वो देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला नहीं पूछा हुआ था, नाम पूछा हुआ था, लेकिन फॉर्मूला आप देख लीजिएगा। फंक्शनल ग्रुप ऑफ RSH हाइल, अनदर नेम ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, इसको बाइंडिंग एनर्जी के नाम से भी बेटा जो है वो कहा जाता है एक्टिवेशन एनर्जी को। एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो आपका स्पीड जो है ना वो आप बताएं ज़रा, फास्ट रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा। नेम द एसिड दैट प्रेजेंट इन द लेमन, सिट्रिक एसिड। ये बेटा वो चीज़ें जो कि याद करनी पड़ेंगी, फॉर्मूलाज वगैरह ना। ये C2H4O2 इज आ, ये बेसिकली फॉर्मूला है एसिटिक एसिड का। अगर एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आप देखें ये होता है CH3COOH। तो C कितने? 1 और 2, तो C2 हो गया। H को देखें, 3 H और 1 H, 4 H हो गए। और O को देखें अब, 2 O हैं आपके पास, तो O2। तो उसने कंबाइंड फॉर्म में ये लिख दिया हुआ है आपको। तो ये किसका फॉर्मूला है? एसिटिक एसिड का। व्हाट फैमिली डज Ga जर्मेनियम बिलोंग्स टू? ये बोरोन फैमिली से बेटा बिलोंग करता है। व्हेन अल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम, अल्काइल हैलाइड जो है वो सोडियम से अगर रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे? 3 डाई मिथाइल डिकेन। ये आपने सेकंड ईयर केमिस्ट्री में बेटा पढ़े हुए होंगे आपको। अल्काइल हैलाइड रिएक्टिंग विद मेटालिक सोडियम इन ड्राई ईथर सॉल्यूशन। अच्छा, ये जो रिएक्शन होता है ना अल्काइल हैलाइड का और सोडियम का, ये वर्ड्स रिएक्शन भी कहलाता है। ये वाला वर्ड्स रिएक्शन ये लिखा हुआ है मैंने, तो ये एमसीक्यूज आया हुआ नहीं है। ये जो बॉक्स के अंदर लिखा है ना, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये एमसीक्यूज नहीं है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये जो मैंने 33 लिखा हुआ है 32 लिखा हुआ है, ये एमसीक्यूज आए हैं। तो अल्काइल हैलाइड अगर सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो वर्ड्स रिएक्शन कहलाता है, WURTZ। Polyvinyl chloride is an example of thermoplastic material and which is a strong base. Oxidation number of alkali metals +1 होता है बेटा। अल्कली मेटल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो सिर्फ एक होता है, अगर वो एक को लूज कर देगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, और वो अल्कली मेटल जो होते हैं जो स्टेबल होने के बाद वो नोबल गैसेस बन जाएंगे बेटा, याद रखिएगा। इसलिए जो है वो उनके पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1। द बॉन्ड बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, जाहिर सी बात है आयनिक बॉन्डिंग। और अगर बोलता है द बॉन्ड ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एलिमेंट्स, तो वो कोवलेंट होता। आयोनिक और कोवलेंट में स्ट्रॉन्गर कौन है? आयोनिक स्ट्रॉन्गर है। इलेक्ट्रो एवोपोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस बेटा, इसको कूलिंग प्रोसेस कहा जाता है। और एक और इसको कहा जाता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद होता है। लेट से मैं आपके सामने आइस क्यूब रख दूं, तो आइस क्यूब क्या करेगा? आइस क्यूब क्या करेगा बेटा? आइस क्यूब सराउंडिंग से हीट लेगा और मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं बेसिकली। तो ये बेसिकली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाते हैं। एवोपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है, और ऑब्वियसली वो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आइस क्यूब वाली जो एग्जांपल दी है ये मेल्टिंग की वैसे तो एग्जांपल है, लेकिन हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की भी
मेल्टिंग भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, याद रखिएगा। C6H12H14 नंबर ऑफ आइसोमर्स होते हैं 5। ग्रुप 3A के मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट जो होता है ना वो होता है एल्यूमिनियम। कैटलिस्ट को जब केमिकल रिएक्शन में डालेंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के अंदर, अगर आपको याद हो, मैंने यहाँ डिस्कस किया हुआ है, मुझे एग्जैक्टली याद आ रहा है। देखें ये रहा, ये किया हुआ सेम वही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उठ के आई हुई, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो ये आपको याद रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। Catalyst is added in chemical reaction will result in increase the forward and backward speed. Elements have highest ionization potential but inert behavior. यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है और इनर्ट बिहेवियर है, यानी नोबल गैस है तो हीलियम है। अच्छा वैसे वो एक लोअस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है ना, जैसे हाईएस्ट पूछा हुआ है ना, लोअस्ट पूछ लेता तो क्या होगा, तो ऑक्सीजन। अच्छा वो कभी कभार ना ये इस तरह से भी पूछते हैं इस ऑप्शन से, तो हीलियम का सबसे ज़्यादा, उसके बाद एफ का, फ्लोरीन का, उसके बाद नाइट्रोजन का, फिर उसके बाद ऑक्सीजन का। सही है, यानी सबसे ज़्यादा किसका है, हीलियम का है। हीलियम से कम किसका है, फ्लोरीन का। फ्लोरीन से कम किसका है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन से कम ऑक्सीजन का, यानी सबसे कम ऑक्सीजन का है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और वीडियो काफ़ी लेंथ ज़्यादा हो गई है, और डे 1 और डे 2 के जितने भी एमसीक्यूज आए थे मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दिए हैं। मजीद एमसीक्यूज हों तो मुझे आप शेयर कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा समझा दूँगा। अल्लाह हाफिज़।